जी, ये है मई जून 2024 का वेरिएंट 41। उसका है क्वेश्चन नंबर 7। तो इन्होंने सबसे पहले ए पार्ट में पूछा है कि इस सर्किट का पर्पस क्या है। ओके, सब आपने बताना है कि ये रेक्टिफिकेशन है इसका पर्पस, और ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन है। सिंपल 2 मार्क्स हैं कि ये वाला सर्किट जो है वो रेक्टिफाई करता है, यानी डिटेल अगर मैं आपको बताऊं कि तो वो जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट कर देगा, यानी यूनी डायरेक्शनल करंट प्रोवाइड करेगा, और आप फिर उसे कहेंगे कि ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो गई है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो एक साइकिल है वो ब्लॉक कर दिया जाता है, और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में जो साइकिल ब्लॉक हुआ हुआ था उसको रिवर्स कर देते हैं। तो आपके जो है ना डायरेक्शन ऑफ करंट जो है फिर चेंज नहीं होती, जैसे कि एसी सिग्नल में मुसलसल डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही होती है। तो इसको आप कहते हैं कि रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज़ मेंट बाय रेक्टिफिकेशन अगर वो पूछे तो आप बता सकते हैं कि कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। तो बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है कि एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता हो, और डीसी का मतलब है जो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, यानी डायरेक्ट करंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड डीसी का चेंज हो सकता है, यानी आप उसे पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। तो चलें जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप अंडरस्टैंड करें कि अगर ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है जी, ये अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपने करंट का फ़्लो चेक करना है कि करंट इधर से आएगा। उसके पास अब 2 ऑप्शंस है जाने के लिए, यहाँ पे जा सकता है और यहाँ पे जा सकता है। यहाँ से आपका करंट ब्लॉक हो रहा है, आप देख सकते हैं कि नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पे, और कन्वेंशनल करंट जो है अगर डायोड के पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड हो तो अलाउ करता है। तो इसका मतलब करंट इधर से जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड है इसकी डायोड की, तो ये इधर से जाएगा। अब करंट के पास फिर 2 ऑप्शंस है, इधर को जाए या वो इधर को जाए। तो यहाँ से डायोड को, इसलिए डायोड के थ्रू इसलिए करंट को ब्लॉक किया गया है क्योंकि वी रिक्वायर आउटपुट पोटेंशियल। तो हम रेजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट पे पोटेंशियल चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन में करंट को फ़्लो करवाना चाहेंगे। तो इधर जानबूझ के डायोड का नेगेटिव टर्मिनल रखा गया है ताकि करंट इधर से ब्लॉक हो जाए। अब करंट फिर आ गया इधर, उसके पास अब 2 ऑप्शंस हैं कि वो किस साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे तो दोनों डायोड जो हैं वो उसको अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन आपको पता है कि हमेशा करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ़्लो करता है। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एसी करंट ये आपको नज़र आ रहा है, तो करंट इस रास्ते पे जाएगा, ठीक है, वो लो पोटेंशियल की तरफ यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो ये इस तरह से उसका पाथ कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो इस साइड पे जाता तो आप देख सकते हैं कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एंड अप होता, तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो करेक्ट नहीं होगी। तो ये मैंने इसलिए आपको सब समझाया कि क्योंकि अक्सर यहाँ पे ब्लैंक्स आ जाती हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पे डायोड ड्रॉ करें, तो ये सब आपने यही बात सोच के करना होता है कि अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कैसे होगी। और अगर आपका डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल इधर है और पॉजिटिव इधर है, तो फिर आप डायरेक्शन हमेशा कन्वेंशनल करंट से शुरू करेंगे। यहाँ से आ गया करंट अब इधर, और फिर आपको पता है कि रेजिस्टर में से उसे पास करना चाहिए और इधर जाएगा, और अब वो उसको नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना चाहिए। तो इसलिए ये आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके जी, निचले वाले पार्ट में वो कह रहे हैं कि फिगर 7.2 शोज़ द वेरिएशन ऑफ वी आउट विद टाइम टी। ये आउटपुट पोटेंशियल की वेरिएशन है, और ये देख रहे हैं आपके फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो चुकी है, नेगेटिव हाफ साइकिल भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो गया है। इसको ये जो आपको ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनको वो मार्किंग स्कीम में हम्स का नाम देते हैं, ठीक है। और इसको साइनोसॉइडल वेरिएशन ही कहते हैं, क्योंकि ये जो आपका जो ग्रेडियंट आप देख सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट एंड देन इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, फिर डिक्रीजिंग है फिर इंक्रीजिंग। तो ये वाली जो शेप है ये साइनोसॉइडल शेप होती है, यानी साइन वेव का ग्राफ उसकी वेरिएशन ऐसी ही होती है विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। मतलब अगर आप एक्स एक्सिस पे थीटा लें और वाई एक्सिस पे साइन ऑफ थीटा लें, तो उसकी जो वेरिएशन है वो उसी तरह की होगी। अच्छा, इसमें अब असल में यूँ था कि आपकी जो वेव थी एसी की, तो वो तो ऐसे थी, लेकिन ये वाला जो साइकिल है वो रिवर्स हो गया, इसलिए ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि लोड रेजिस्टर जो है वो आपका आर है, उसकी वैल्यू ये है, और आपने मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड निकालनी है।
अब मैक्सिमम पावर का फार्मूला आप लगा लेंगे V²/R, और अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल भी मैक्सिमम यूज़ करनी होगी, और वो आप यहाँ से मेजर कर लेंगे। और वो आपकी जो वैल्यू है वो कैसे मेजर करेंगे कि यहाँ पे देखें 10 बॉक्सेस जो हैं वो 5 के हैं, तो 1 बॉक्स 0.5 का होगा, तो इसका ये मतलब है ये 6, 7, 8 और ये आपका 9 वोल्ट्स आपकी पोटेंशियल आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे 9² डिवाइडेड बाय 370, और ये आपकी जो पावर मैक्सिमम पावर 0.22 वाट आ जाएगी। अब उसने कहा है कि स्केच द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द पावर p डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस r। अब आपने पावर की टाइम के साथ ग्राफ जो है ना वो पावर का ग्राफ बनाना है। पावर का जो फार्मूला होता है आपको आपके सामने आपको पता है कि P=V²/R होता है, और जो साइनोसॉइडल पोटेंशियल है, साइनोसॉइडल पोटेंशियल V क्या होता है जी, V0 sin ओमेगा t का फार्मूला। तो आप अगर ये वैल्यू यहाँ पे प्लग कर दें तो पावर की इक्वेशन बनेगी V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t डिवाइडेड बाय R। और यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि V0 स्क्वायर ओवर R जो है, इसको मैंने हाईलाइट किया येलो कलर से, तो ये आ जाएगा आपकी मैक्सिमम पावर आ जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि पीक वैल्यू जो होती है पोटेंशियल की, उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करें तो मैक्सिमम पावर ही निकलती है। इसका मतलब है जो आपकी पावर है वो मैक्सिमम पावर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है जी, इससे ये प्रूव होता है कि आपका ये साइन का ग्राफ बनना है, क्योंकि आप पीछे देखें ना अगर, तो ये साइन का ग्राफ है, यानी कि इनपुट जो AC थी आपकी इनिशियली वो ज़रूर साइन का ग्राफ थी, सिर्फ ये आपको पता है नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो रिवर्स हुआ हुआ है। अगर ये कॉस का ग्राफ होता तो ये ज़रूर यहाँ से शुरू हो रहा होता। ठीक है, फिर ये इसकी शेप जो थी, मतलब ये रिवर्स करने पे यानी ये जो भी है आपके क्या कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद इसकी शेप ऐसी होती। अगर ये वो होता कॉस का ग्राफ होता तो ऐसे हम्प्स बनते। ठीक है जी, ये चेंज आ जानी थी। खैर ये वो नहीं है क्योंकि ये साइन का ग्राफ है। और अगर एक बात बता दूं कि अगर ये ऐसा ग्राफ होता पोटेंशियल का, ठीक है जी, अगर ऐसा ग्राफ होता तो इसका पावर का ग्राफ जो है, अगर ये ऑप्शन होता तो मैं इसका पावर का ग्राफ भी आपको बना के दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हिसाब से बनाने लगी हूँ। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर ये वाली शेप होती तो पोटेंशियल होना था V=V0 कॉज ओमेगा टी, और यहाँ से पावर की वैल्यू जो आ जानी थी वो V0 स्क्वायर ओवर R इंटू कॉज स्क्वायर ओमेगा टी। फिर आपके जो पावर का ग्राफ था वो कॉस स्क्वायर का बनना था, यहाँ पे फ़िलहाल साइन स्क्वायर का बनने वाला है। तो जो साइन स्क्वायर की वैल्यूज़ होती हैं सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, इसका मतलब है नेगेटिव में ग्राफ बिल्कुल नहीं जाएगा, सारा का सारा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव में होगा। अच्छा, अब आपने स्क्वायर साइन क्या साइनोसॉइडल वेरिएशन दिखानी है साइन स्क्वायर की, तो आपके ये जो शेप है इस तरह से होगी कि यहाँ पे 0.02 पे आपकी पोटेंशियल ज़ीरो है तो पावर भी ज़ीरो होगी। इसी तरह 0.04 पे आपकी पावर ज़ीरो होनी है, और 0.08 पे आपकी पावर ज़ीरो होनी है, और पावर की मैक्सिमम वैल्यू 0.22 आपने निकाली है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख लें ये कैसे बनता है कि ये पॉइंट जो एक बॉक्स है वो 0.022 का है, ये 0.02 का है। तो इसका मतलब है कि ये आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 0.03 है, तो ये 0.22 कहाँ बनेगा। ये एक जो बॉक्स है ये आपका, तो ये जो एक बॉक्स है वो आपका 0.02 का है, तो इसका मतलब है ये 0.22, 0.24, 0.26, 0.28 एंड 0.3। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी जो पीक है वो आनी होगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप जहाँ पे पोटेंशियल आपका मैक्सिमम है वहाँ पे आपकी पीक पावर आएगी, यानी 0.01 पर आपकी पीक पावर नज़र आनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वन वेव का टाइम पीरियड है वो 0.05 है, तो आपकी जो पावर डिसिपेशन के लिए भी जो टाइम पीरियड होगा वो वही होगा, सेम होगा। तो ये मैं ग्राफ की शेप ऐसे बनाऊंगी, ये देखें जी, ये ग्राफ जाएगा इधर से यूँ,
ठीक है जी। तो साइन की शेप बनानी है, सारा के सारा पॉजिटिव में बनेगा। और आप देख सकते हैं कि हमने उसकी जो है ना वैल्यू का भी ध्यान रखा है, और बाकी हमने करेक्ट फ्रीक्वेंसी और फेज़ भी हमारा करेक्ट है। फेज़ भी ऐसे ही होना चाहिए था कि इनिशियली आपकी चूँकि पोटेंशियल ज़ीरो है तो पावर भी ज़ीरो बननी थी, एंड बाद में 0.01 पे उसकी जो पावर की वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही थी, जैसा कि मैंने आपको इक्वेशन से भी ये चेक करके बता दिया। अच्छा, अब अगर ये वाली शेप होती, ठीक है, ये वाली हमने बनाई थी, ये वाली जिसको मैं येलो कलर से ये हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है जी, अगर ये वाली शेप होती तो क्या होता, दिस वन। तो फिर इसका जो ग्राफ है वो मैं यहाँ पे बना देती हूँ किसी दूसरे कलर से, ब्लू कलर से हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होना था और ये बिल्कुल ऐसे ही बनना था, सिर्फ इसके साथ वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज़ होता है इस वाले ग्राफ के साथ, ठीक है। तो ये आपको आई होप के अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये किस तरह से कर्व आती हैं। ये इस तरह की अगर आप पीक्स बना लेंगे जिनमें ये वाली शेप, यानी यहाँ पे अगर आपने ये स्मूथ कर्व ना दिखाई इस जगह पर, तो ये आपका ग्राफ का 1 मार्क कटेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर का ग्राफ जो है वो इसी तरह की शेप होती है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट द मीन पावर डिसिपेटेड। अब मीन पावर जो है ना, यानी कि एवरेज पावर, इसके बहुत से फार्मूलाज हैं। एक तो ये है कि मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय 2 भी आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा एवरेज पावर का फार्मूला ये भी होता है कि अगर आपका जो है ना पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का फार्मूला तो RMS पोटेंशियल का स्क्वायर ओवर R, ये भी देख सकते हैं आप, ठीक है। या फिर एवरेज पावर को आप यूँ भी कर सकते हैं कि मिनिमम पावर प्लस मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय 2, यूँ भी कर सकते हैं। और भी जो है ना आप एवरेज पावर को आप RMS करंट के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, इनटू R। और हाँ, एक आप ये भी कर सकते हैं कि एवरेज पावर इज़ इक्वल टू I नॉट ओवर √2, यानी ये आपकी RMS वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाय R, इसका स्क्वायर होगा, यानी RMS वैल्यू का स्क्वायर। तो इसका ये मतलब है कि I नॉट स्क्वायर R/2, यानी मैक्सिमम पावर की वैल्यू निकाल के उसको भी 2 से डिवाइड कर दें तब भी यही आ जाएगा। तो ये सारे फार्मूलाज हैं। मैक्सिमम पावर जो रिक्वायरमेंट हो, यानी जो जो चीज़ें अवेलेबल हो उसके हिसाब से आपने करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी जो मीन पावर होगी, मैं मैक्सिमम पावर हमने निकाली हुई है, उसको 2 से डिवाइड करके हम सीधा आंसर निकाल लेंगे, तो ये आपकी मीन पावर 0.11 वाट निकल आएगी। ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ यूनिट। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आपने आपका जो इनपुट होती, इनपुट फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी इनपुट है, या पोटेंशियल सिर्फ हम कह लेते हैं कि ये पोटेंशियल है, उसकी वेरिएशन ऐसे है, साइनोसॉइडल वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो कहते हैं कि इसको पावर डिसिपेशन में कन्वर्ट करें, यानी पावर का ग्राफ आप यहाँ पे इसका बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिचुएशन बता देती हूँ कि ये आपका रेजिस्टर है और ये आपने AC सप्लाई लगाई हुई है, तो वो कहते हैं इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पावर डिसिपेटेड है उसका ग्राफ बनाएं, अगर हमने ये वाली AC सप्लाई इधर प्रोवाइड की हुई है। तो फिर इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अभी अभी हमने बनाया। कैसे होगा जी, कि यही आपको पता ही है कि पावर का फार्मूला P इज़ इक्वल टू V²/R, और पोटेंशियल जो है यहाँ पे साइनोसॉइडल, चूँकि ये शेप है तो V नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t ओवर R हो जाएगा। और पावर जो है वो किसके इक्वल होगी, मैक्सिमम पावर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t। इसका मतलब है साइन स्क्वायर का ग्राफ होगा, सारा का सारा पॉजिटिव में बनेगा, और आपको पहले मैक्सिमम पावर की वैल्यू निकालनी होगी और इसी तरह से ये शेप आएगी। अब देखें, हालांकि ये नेगेटिव में है, लेकिन चूँकि इसका स्क्वायर हो जाता है ना, यानी साइन स्क्वायर की शेप होती है, तो इसलिए वो भी पॉजिटिव में ही बनेगा। और टाइम पीरियड आप इतना ही रखेंगे ध्यान से, सेम टाइम पीरियड रख के इसको ऊपर ऐसे बनाएंगे, और साइनोसॉइडल वेरिएशन सेम वैसी ही होगी जैसे अभी हमने किसका ग्राफ बनाया था जी, हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन का ग्राफ भी बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन पे भी पावर डिसिपेशन का ये रेड वाला ग्राफ बना था, और
हाँ अलबत्ता आपका अगर कॉज का ग्राफ हो तो फिर शेप जो है वो डिफरेंट होती है, जो जैसे ब्लू कलर की लाइन से मैंने दिखाई हुई है। तो ये अगर साइन की शेप है जो कि रेक्टिफाइड नहीं है, ठीक है, विदाउट रेक्टिफिकेशन है, उसका भी पावर का ग्राफ वैसा ही बन रहा है जो कि विद द रेक्टिफिकेशन था। तो इसका मतलब रेक्टिफिकेशन के साथ या विदाउट रेक्टिफिकेशन पावर डिसिपेशन की शेप सेम होगी। और इस तरह से अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे वो कहें कि मीन पावर शो करवाएं आप यहाँ पे ग्राफ पे, तो हम कैसे शो करवाएंगे, ये देखें ज़रा, और वो पूछें कि आपने यहाँ क्यों बनाया, तो आप कहेंगे कि ये एवरेज है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सिमेट्रिकल है, ये लाइन जो है सिमेट्रिकल है। आपका जो ग्राफ है इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका मतलब है कि अगर ये आपकी फ़र्ज़ करें 0.22 मैक्सिमम पावर है तो 0.11 एग्जैक्टली इधर होगी, ये सिमेट्री बन रही है। और इसी तरह अगर आपका वोल्टेज का ग्राफ जो है वो कॉज की शेप होती, ठीक है, ऐसे ही साइनोसॉइडल होती, तो इसका पावर डिसिपेशन का बिल्कुल ऐसा ही बनना था, यूं करके कॉज स्क्वायर का ग्राफ आ जाना था। तो चाहे रेक्टिफिकेशन हो या ना हो, ठीक है, साइन या कॉज की शेप में, तो पावर डिसिपेशन जो है कॉरस्पॉन्डिंगली सेम होती है विद और विदाउट रेक्टिफिकेशन। हाँ अलबत्ता कॉज का आपको पता है 90 से स्टार्ट होगा और साइन का 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं सर्किट ऑफ फिगर 7 इज़ डिसकनेक्टेड एंड आर इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द पावर सप्लाई। यानी आपने फिगर 7.1 का सर्किट डिसकनेक्ट किया और आपने रजिस्टर को डायरेक्ट इसके साथ लगा दिया, यानी इनपुट के साथ आपने डायरेक्ट ऐसे लगा दिया। तो फिर वही बात है कि रेक्टिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी और अब आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा वोल्टेज का, ठीक है, अक्रॉस द रजिस्टर। आउटपुट आपको ये मिलेगी। पहले तो ये रेक्टिफाइड मिल रही थी, यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही थी। एक्सप्लेन विदाउट कैलकुलेशन हाउ द मीन पावर नाउ डिसिपेटेड इन आर कंपेयर्स विद द आंसर इन बी पार्ट 3। बी पे पार्ट 3 में आपने ये मीन पावर निकाली है और अब वो कह रहे हैं कि आप रेक्टिफिकेशन मत करें और उसके बग़ैर आप बताएं कि मीन पावर जो है उसको कैसे कंपेयर करेंगे। तो देखें, जैसे कि अभी अभी बात हुई थी कि चाहे आप रेक्टिफिकेशन करें या ना करें। देखिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, मैं इसको अरेज करके, कि हमारा जो ग्राफ की शेप थी वो ऐसे करके बन रही थी, ठीक है जी। ये थी विद रेक्टिफिकेशन एंड अभी मैंने आपको दिखाया था कि विदाउट रेक्टिफिकेशन ये शेप है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम शेप है। तो अगर इनकी पावर डिसिपेशन की शेप सेम है तो डेफिनेटली जब आप मीन निकालेंगे, यानी वो मिडल लाइन होगी जहाँ पे ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, तो डेफिनेटली आपका मीन पावर भी सेम होगा। तो हम कहेंगे कि मीन पावर इज़ सेम, ठीक है, या इक्वल होगा फॉर बोथ द केसेस, ठीक है। मीन पावर इज़ इक्वल फॉर बोथ केसेस। और रीज़न आप क्या बताएंगे, बिकॉज पावर डिसिपेटेड जो है, पावर डिसिपेटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वेरीज, या क्या कहना चाहिए कि पावर वेरिएशन, पावर डिसिपेटेड की वेरिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ सेम, ठीक है, पावर की वेरिएशन सेम है। या आप ये कह सकते हैं कि पावर और टाइम का ग्राफ जो है, पावर टाइम ग्राफ इज़ आइडेंटिकल फॉर बोथ, इज़ आइडेंटिकल। ओके, व्हाट इज़ मेंट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये आ जाएगी जी नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। इसमें ये देखें करंट का जो है ना वो इन्होंने इक्वेशन दी हुई है, तो ये आपको पता है कि ये आपका पीक करंट है और ये जो टर्म है ये आपकी ओमेगा टी होती है। तो इसका मतलब ओमेगा जो है वो 40 पाई होगा। और आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आगे इन्होंने बनाया हुआ है कि करंट का ग्राफ बताएं, 3 मार्क्स हैं इसके, ठीक है जी। और आपने सिंपल क्या करना है कि आपने साइन का ग्राफ बना देना है और आपने पीक जो है वो 3.5 पे रखनी है, और यहाँ से आप ओमेगा जो है वो 2 पाई बाई टी होता है, ठीक है, 40 पाई करके
तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका जो टाइम है वो आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 40 रादर, क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 40, और जो भी आंसर आएगा आई थिंक सो मिली सेकेंड में आपने उसे कन्वर्ट करना होगा और यहाँ पे वो टाइम पीरियड के हिसाब से आपने साइन वेव बना देनी है, साइन वेव ही बनानी है, यस। उसके बाद आपने आरएमएस करंट निकाल लेना है, दैट इज़ क्वाइट इजी। लेकिन यहाँ पे कहते हैं यूज़ द डाटा इन बी इंक्लूडिंग योर आंसर इन बी पार्ट 3। आपने बी में, ये बी पार्ट है, उसमें जो भी डाटा उन्होंने दिया है आपने उसको यूज़ करना है और आपने शो करना है कि मीन पावर जो है वो 680 ओम है और वो हाफ है पीक पावर का। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपने कैलकुलेशन करके शो करना है। तो आप सबसे पहले यूँ कर लें कि पीक पावर निकाल लें या पहले मीन पावर निकाल लें, ठीक है। मीन पावर निकाल लें तो अगर वो फार्मूला आप कौन सा लगाएंगे, आरएमएस करंट लगा लेंगे, आरएमएस करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आरएमएस करंट आपने यहाँ लिया हुआ होगा, ठीक है जी, उसकी वैल्यू जो कि 2.5 बनती है, ठीक है, क्योंकि 3.5 ओवर √2 तो ये 2.5 आएगी। यहाँ पे आपने वैल्यू लगा ली 2.5 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस जो कि 680 है, ये एक वैल्यू आ जाएगी। और फिर आपने पीक पावर ले लेनी है, उसको भी आपने मालूम कर लेना है, यानी I0² R हो जाएगी और वो आ जाएगी 3.5 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस 680 और यहाँ से ये आपकी वैल्यू जी। तो ये मीन पावर जो है वो 4170 आ गई और पीक पावर 8330। सो यू कैन सी दैट के मीन पावर इज़ हाफ द पीक पावर। तो ये आप रिज़ल्ट एंड पे यहाँ पे लिख देंगे। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि सर्किट इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक डायोड आएगा, सिंगल डायोड, और फिर कहता है कैपेसिटर सी इज़ शोन इन द फिगर स्टेट द इफेक्ट ऑन वी आउट ऑफ इंक्लूडिंग अ कैपेसिटर। तो इससे जी क्या इफ़ेक्ट होगा, स्मूदिंग हो जाएगी आपकी। स्मूदिंग का मतलब है कि आपका जो रिपल्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, या आप कहें कि जो वो वेरिएशन ऑफ करंट है वो थोड़ी लेस हो जाएगी। तो यहाँ पे और आपका जो आउटपुट है वो निस्बतन जो है ना उसकी ऑल्टरनेट जो कर रहा था वो कम हो जाएगा। तो बी पार्ट में इन्होंने ये एक स्क्वायर वेव दिखाई हुई है और आप देख सकते हैं कि इसमें आपका जो आउटपुट का जो पीक वैल्यू है वो आपको काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख लें कि 2.5 जो है वो 5 बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका 1 बॉक्स जो है वो कितने के इक्वल होगा ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 2.5 डिवाइडेड बाय 5, तो 1 बॉक्स 0.5 का है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू जो है वो 5.5 होगी। ओके, आगे कह रहे हैं कि फिगर शोज़ द वेरिएशन ऑफ वी आउट, और ये उसने मतलब स्मूदिंग करवा दी और उसने फिर फ्रीक्वेंसी मालूम की है, कहा है कि मालूम करके बताएं। तो आप देखें ऊपर ही ग्राफ नज़र आ रहा था, तो टाइम पीरियड तो आपको यहाँ से ही नज़र आ रहा है 0.04 है, तो आप F=1/T से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। यहाँ से भी अगर आपने, बल्कि उसने तो इनपुट की ही फ्रीक्वेंसी मांगी है और दैट्स क्वाइट इजी, तो पीछे इनपुट आप देख लेंगे उधर से। शो दैट द टाइम कांस्टेंट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर इज़ 0.038। ओके, अब इसमें आपने सिंपल सी बात है कि ये आपकी डिस्चार्जिंग जो हो रही है वो आपकी वैल्यू यहाँ पे थी। अब यहाँ पे एक बॉक्स, अगर ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे एक जो बिग बॉक्स है वो 5 का है, तो एक स्मॉल बॉक्स जो है वो इधर कितने का बनेगा, ये बल्कि 5 का नहीं है, ये तो 2.5 का है। तो ये 2.5 का है और पहले तो देखें एक स्मॉल यानी 5 बॉक्सेस 2.5 के थे, जबकि इस वाले ग्राफ पे आप देख सकते हैं कि 10 बॉक्सेस जो हैं वो 2.5 के हैं। तो इसका मतलब है ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, तो एक स्मॉल बॉक्स जो है वो 0.25 का बना, तो ये वाली वैल्यू जो है वो 5.5 है। और ये तो जी ये देखें ये 2.5 है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे चेक करें तो ये आ जाएगी आपकी 3,
क्योंकि ये वाला 0.25 और ये 0.25 मिल के 0.5 बनेंगे तो 3 आ गया, और फिर उसमें मज़ीद 0.25 ऐड करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 3.25 है। इसका मतलब है कि जब आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उसकी वैल्यू कहाँ तक डिक्रीज़ करेगी, 3.25 तक डिक्रीज़ करेगी। और इसका यहाँ पे हम टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, जो फार्मूला होता है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का, v इज़ इक्वल टू वी नॉट ई रेज़ पावर माइनस टी बाय टॉ। और आपको पता है वैसे टॉ जो है वो RC है, और अगर आप याद करें तो टॉ की डेफिनेशन यानी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन ये है कि टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज बाय 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। यानी अगर इनिशियली चार्ज Q0 था तो फिर चार्ज को डिक्रीज़ होने में, यानी कहाँ तक डिक्रीज़ होने में, 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू तक डिक्रीज़ होने में डिस्चार्जिंग के दौरान जितना टाइम कंज्यूम होगा वो आपका टाइम कांस्टेंट है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसमें बस फिर अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे, v0 की वैल्यू 5.5 और यहाँ पे आप लगाएंगे 3.25 ई रेज़ पावर माइनस, अब ये टाइम जो है वो कौन सा लेंगे, डिस्चार्जिंग का टाइम, क्योंकि ये टाइम जो है वो डिस्चार्जिंग का होता है। और बस ये आ जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आप यहाँ से ले लेंगे। आप क्या करेंगे, 3.25 डिवाइडेड बाय 5.5 इज़ इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस 0.02 ओवर टॉ। अक्सर स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में इशू आता है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस सही नहीं की होती, तो इनको इस किस्म की वैल्यूज़ निकालने में बहुत बड़ा मसला बन जाता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। अब आपने इसका आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इज़ इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस 0.02 बाय टॉ आ जाएगा। उसके बाद आपने नेचुरल लॉग दोनों साइडों पे लेना है। नेचुरल लॉग ऑफ दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ पावर माइनस 0.02 ओवर टॉ। नेचुरल लॉग ऑफ ई ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे 0.02 माइनस 0.02 ओवर टॉ, और यहाँ पे भी एक वैल्यू ज़रूर नेगेटिव में आ जाएगी और उसका नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, और आपने टॉ को सब्जेक्ट बना लेना है, उसकी वैल्यू निकाल लेनी है जो कि फॉर श्योर 0.038 सेकेंड निकलेगी। उसके बाद जब आपके पास टॉ आ चुका होगा तो टॉ इज़ इक्वल टू RC लगाएंगे। कैपेसिटेंस की यूनिट फैरेड होती है। और इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स की डेफिनेशन होती है वेबर, डेफिनेशन कह रही हूँ यूनिट वेबर होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला, और एक्टिविटी की जो यूनिट है यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम, एक्टिविटी की जो यूनिट है वो है बैकरल BQ। तो ये वैल्यूज़ आपको जो है ना, ये यूनिट्स आपको आनी चाहिए। सर्किट ऑफ फिगर्स 5.1 इज़ मॉडिफाइड सो दैट इट प्रोड्यूसेस फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऑफ एन इनपुट वोल्टेज। आपने इसको मॉडिफाई किया है फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। सजेस्ट विद अ रीज़न हाउ आउटपुट वोल्टेज नाउ वेरीज विद टाइम व्हेन वी इन इज़ एज शोन इन द फिगर। जब वी इन उन्होंने ये दिखाया है तो वो कह रहे हैं कि वी आउट फिर कैसा होगा। सिंपल सी बात है जी कि आपका ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो रिवर्स हो जाएगा और वो इधर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपकी जो वी आउट है वो कांस्टेंट हो जाएगी जब ये भी ऊपर आ जाएगा। तो ये है जी। आप इसका जवाब ये लिख सकते हैं कि वी इन हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन। आप देख सकते हैं कि वी इन की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू थी, यानी ये जो आपका पोटेंशियल था वो कांस्टेंट था थ्रू आउट। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखें वैल्यूज़ कांस्टेंट थी। तो बस फिर जब आपका रिवर्स हो जाएगा तो क्या होगा कि ये वैल्यू सारा टाइम यानी ऊपर ही सारी की सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो फिर आप लिखेंगे कि वी आउट इज़ नाउ कांस्टेंट। क्योंकि रीज़न अब 2 मार्क्स हैं तो आपने रीज़न भी देनी है। तो आप कहेंगे कि वी इन की जो वैल्यूज़ थी ऑलरेडी जो थी वो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी, सिर्फ उसका साइकिल ही रिवर्स हुआ था। अच्छा जी, देखें ये एक क्वेश्चन है मई जून 2023 का, वेरिएंट 42 है। और इसमें यहाँ पे फिर वही आपने काम करना है कि ये पॉजिटिव कर लें, इसको नेगेटिव कर लें। और आप देखेंगे कि यहाँ से ब्लॉक हो रहा है तो इस साइड से आपने उसको अलाउ करना है। और ये जी अलाउ हो गया। यहाँ पे करंट जाएगा इधर से इधर, और उसके बाद जब करंट यहाँ पर आएगा फिर उसके पास 2 पाथ हैं।
तो हमने करंट को किधर से लेके जाना है, रजिस्टर में से, ठीक है। और यहाँ से फिर ब्लॉक करवाएंगे, तो ब्लॉक करवाने के लिए ये नेगेटिव साइड आपने रखनी है। उसके बाद करंट इधर से जाएगा और फिर करंट ने कहाँ को जाना है, नेगेटिव साइकिल में, नेगेटिव की तरफ जाना है, तो यहाँ से उसको अलाउ करवाना पड़ेगा। तो ये डायोड इस तरह लगेगा, ठीक है जी। तो इसी तरह आप बेशक इसका देखें, दूसरी वाली साइड भी चेक करके देख लें कि अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव कर लूँ और इधर पॉजिटिव कर लूँ तब भी ये वर्क करेगा। तो जब ये पॉजिटिव करेंगे तो यहाँ से करंट आया, अब वो किस तरफ जाएगा, इधर से तो ब्लॉक है, ठीक है, इधर नहीं जा सकता, इधर से निकलेगा। ये करंट आया, आपकी रजिस्टर में से पास किया और नेगेटिव साइकिल, हाफ साइकिल ऊपर है तो वो ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। इधर तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा, ऊपर से जाएगा और नेगेटिव में चला गया, तो पाथ कंप्लीट है। और यहाँ पे आप देख लें डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ऑल द टाइम लेफ़्ट से राइट को है, तो ये वाला जो है ना वो पॉजिटिव रहेगा। जिस डायरेक्शन में करंट होता है कन्वेंशनल करंट, उस साइड पे नेगेटिव होता है, क्योंकि आउटसाइड द सर्किट कन्वेंशनल करंट नेगेटिव की तरफ जाता है। ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाएगी, कंप्लीट हमने कर लिया ड्रॉ करके, और डायरेक्शन भी हमने इंडिकेट कर दी। उसके बाद वी इन का जो ग्राफ है वो हमें नज़र आ रहा है, ये कॉज का ग्राफ बन रहा है। और उसने कहा कि अब आप इसका वो बनाएं, क्या बनाना है जी, हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो ये देखें यहाँ पे, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये क्या बनता है, 0.25t। तो 0.25t पर आपने इसको रिवर्स करवाना है, नेगेटिव हाफ साइकिल को रिवर्स करवाएंगे, पॉजिटिव में ले जाएंगे, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन यहाँ पे शो करवानी है। तो ये देखें जी, ये ऐसे शेप आएगी, पॉइंट्स ध्यान से लेके तो हम ऐसे बना लेंगे, ये हमारी फुल वेव रेक्टिफिकेशन होगी। और अब देखें इसका पावर डिसिपेशन का ग्राफ अभी थोड़ी देर पहले ही हम कर रहे थे। तो आपकी मैक्सिमम पावर तो हमें पता नहीं है, हमें वैल्यूज़ वगैरह नहीं दी हुई, तो हम रैंडमली हम इसको पीक पावर कंसिडर कर लेते हैं और इस तरह से ग्राफ आएगा। यहाँ पे साइनोसॉइडल शेप बनानी है, क्योंकि कॉस स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये जो हम्प्स बनेंगे सारे के सारे पॉजिटिव में होंगे, ठीक है जी। और उनकी जो शेप है वो ऐसी नहीं बनानी, क्योंकि इसमें तो रिवर्स हुआ है ना साइकिल, जबकि ये तो कॉस स्क्वायर की, प्योर कॉस स्क्वायर की शेप है, तो ऐसे आएगी। Suggest with the reason how the RMS value of V out compares with the RMS value of V in. Okay. RMS वैल्यू V out और V in की कंपेयर करनी है। अब आपको ना RMS वैल्यू की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि RMS वैल्यू बेसिकली ये है कि AC की एवरेज पावर, ठीक है, AC की एवरेज पावर और DC की पावर, ये जब सेम हो जाती हैं तो उस वक़्त जो DC का करंट है वो बेसिकली क्या करता है, बिहेव करता है एज RMS वैल्यू, क्योंकि एवरेज पावर ऑफ AC एंड DC की पावर जो है वो सेम है। मतलब इसका क्या है कि हम लोग ले लेंगे एक रेजिस्टर, उसमें लगाएंगे AC करंट, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाला AC पोटेंशियल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके क्रॉस जो ग्राफ है वो आपके सामने है। और फिर हम उसके साथ ही एक ले लेंगे DC की पावर सप्लाई, ठीक है, और उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा DC का। और हम यहाँ पे देखेंगे कि जब इसके पावर डिसिपेशन, DC के क्रॉस पावर डिसिपेशन और AC के क्रॉस पावर डिसिपेशन, वो भी एवरेज, ये जब सेम हो जाएंगी तो उस वक्त DC में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो वही रोल प्ले करेगा जो AC का करंट है, AC का जो एवरेज करंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि RMS वैल्यू जो होती है बेसिकली करंट की या पोटेंशियल की, जो RMS वैल्यू होती है वो असल में एवरेज वैल्यू होती है, ठीक है ना, क्योंकि वरना असल में आप अगर एवरेज लेंगे, एवरेज करंट ले लें तो वो तो ज़ीरो निकल आएगा, ये एवरेज पोटेंशियल ले लें आप तो वो ज़ीरो निकल आएगा, क्योंकि देखें ना पॉजिटिव वैल्यू ये, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव है और मिनिमम वैल्यू नेगेटिव है, और आप इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो वो तो ज़ीरो आता है। लेकिन आप देखते हैं कि अगर आपको ऐसा, यानी कि वो क्वेश्चन में भी इन्होंने एक दफ़ा पीछे दिया हुआ था पुराने पास्ट पेपर्स में, कि अगर एवरेज पोटेंशियल और एवरेज करंट ज़ीरो है किसी सर्किट में तो फिर पावर डिसिपेट क्यों हो रही है। तो उसकी वजह ये कि जब आप पावर का फार्मूला लगाते हैं तो वो होता है P=I²R, और जो नेगेटिव करंट या नेगेटिव पोटेंशियल जो भी होगा वो स्क्वायर होके पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपकी जो है ना रेजिस्टर में पावर डिसिपेट नहीं होगी, ठीक है, यानी अगर एवरेज करंट की या पोटेंशियल की एवरेज जो है AC के हिसाब से ज़ीरो आ भी रही है
तो इसलिए पावर डिसिपेट हो रही होती है, क्योंकि करंट का स्क्वायर है। तो नेगेटिव करंट जो है वो स्क्वायर में, जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल पे पावर मेजर करोगे तो वो भी पॉजिटिव ही निकलेगी। सो ये रीज़न हम देते होते हैं उन्हें कि नेगेटिव हाफ साइकिल पे जो करंट की वैल्यू होगी नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान, जब उस करंट को आप पावर के फार्मूला में प्लग इन करते हैं तो वो उसकी स्क्वायर हो जाती है। सो दैट्स वाई पावर डिसिपेशन जो है वो ज़ीरो नहीं होती है। हालांकि अगर आपको लग रहा हो कि नहीं जी हम यहाँ पे पावर का एवरेज वैल्यू लगाएं तो वो ज़ीरो आ जाएगी, तो पावर भी ज़ीरो हो जानी चाहिए। अच्छा, अब फिर जब हमने एवरेज पावर लगानी होती है तो फिर हम RMS वैल्यू क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने एक ट्रिक निकाल ली हुई है कि DC ले लेते हैं उसके साथ ही, और इसकी एवरेज पावर और DC की एवरेज पावर को इक्वल रखते हैं। तो फिर जो DC का करंट होता है वो हमारे लिए RMS करंट का रोल प्ले करता है। तो ये जी अब हमने यहाँ पे करना है, तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इसकी अंडरस्टैंडिंग। तो आए जी इसको करते हैं सॉल्व। ये पावर AC एवरेज ले लेंगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे बताएं जी मिनिमम जो है पावर कब होगी? जब आपका करंट ज़ीरो होगा। आपको पहले ही बता दिया कि जब करंट नेगेटिव होगा तब पावर मिनिमम नहीं हो सकती, वो उस वक़्त भी मैक्सिमम ही निकलेगी, क्योंकि करंट या पोटेंशियल का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव देता है। तो फिर मिनिमम पावर आप ज़ीरो ले लेंगे और मैक्सिमम पावर आ जाएगी V0 स्क्वायर बाय R डिवाइडेड बाय 2। और इधर से आप DC का निकाल लें, यानी DC की जो आ जाएगी वो पोटेंशियल आ जाएगा आपका कौन सा जी, DC का पोटेंशियल, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। और DC के पोटेंशियल को आप RMS वैल्यू लिखेंगे, ठीक है जी, ओवर R। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लें, यह आ जाएगा V0 स्क्वायर ओवर 2R इज़ इक्वल टू VRMS ओवर R। और R कैंसिल हो गया दोनों साइडों से, ठीक है जी। और ये आपका RMS वैल्यू आ गई। RMS वैल्यू इज़ V0 स्क्वायर ओवर √2, जब दोनों साइडों पे आप स्केयर लेंगे। अच्छा, अब सोचें कि सेम अगर आप इसके साथ करें, सेम इसके साथ करें, इसमें भी ऐसे ही एवरेज पावर निकालें और DC की पावर निकालें। इतना लंबा मेथड सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आप बाद में शॉर्टकट आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसमें भी आप मिनिमम पावर प्लस मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे जी, इज़ इक्वल टू ये पावर इन DC क्या होगी, वोल्टेज इन DC स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। और यहाँ पे मिनिमम पावर आप देखें इस ग्राफ में भी वही है, मिनिमम पावर ज़ीरो है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और मैक्सिमम पावर वही V0 के हिसाब से होगी, यानी V0 स्क्वायर बाय R होल डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू, अब VDC को आप RMS वैल्यू लिख लें, क्योंकि हमने कहा था कि DC की जो पोटेंशियल या करंट जो भी होगी वो RMS वैल्यू के तौर पर बिहेव करेगी, ठीक है। और RMS वैल्यू अब आप समझते ही होंगे कि क्या वैल्यू है, कि एवरेज करंट की तरह एक्ट करती है, ठीक है ना। क्योंकि वैसे तो करंट ऑल्टरनेटिंग होती है, तो आपने अगर सिंगल वैल्यू लेनी हो तो आप RMS वैल्यू यूज़ कर लेते होते हैं, जो कि DC की वैल्यू के इक्वल होती है। कौन सी DC की वैल्यू? जिस पे एवरेज पावर इन AC जो है ना वो इक्वल हो एवरेज पावर इन DC पे, तो फिर जो भी पोटेंशियल DC में होगा वो RMS वैल्यू की तरह एक्ट करेगा। तो ये जी R कट गया और यहाँ से आप देख सकते हैं कि RMS वैल्यू जो है वो वही V0 ओवर √2 निकल रही है। सो इट इज़ प्रूव दैट कि अगर आपकी फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो जाए तो तब भी इनपुट, यानी जिस इनपुट को आपने फुल वेव में कन्वर्ट किया है उसकी RMS और रेक्टिफाइड जो पोटेंशियल है या आउटपुट है, रेक्टिफाइड आउटपुट, उसकी RMS सेम होगी। ये हमने प्रूव भी कर लिया, देखें हमने देख भी लिया है। तो अभी इस क्वेश्चन में 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसने कहा है कि सजेस्ट विद अ रीज़न हाउ RMS वैल्यू ऑफ आउटपुट कंपेयर्स विद द RMS वैल्यू ऑफ इनपुट। तो आप सजेस्ट ये करेंगे कि RMS वैल्यू जो है ना, RMS वैल्यू फॉर बोथ इज़ सेम। अच्छा, अब यहाँ पे जो रीज़न लिखनी है हमने, तो वो क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि पावर टाइम ग्राफ जो है फॉर V in एंड V out इज़ सेम।
ठीक है, ये देखें ना, आप अब देख चुके हैं कि ये जो मैंने अभी अभी डेरिवेशन की है उसमें बेसिकली एवरेज पावर इन्वॉल्व है, ठीक है ना। और आपने ये जो पीछे डेरिवेशन देखी थी जो मैंने इनपुट के लिए की थी यहाँ पे डेरिवेशन, उसमें भी एवरेज पावर इन्वॉल्व थी। और यहाँ पे मैंने इस वाले के लिए जो डेरिवेशन की एवरेज पावर इज़ इक्वल टू पावर डीसी करके, तो दोनों से फार्मूला सेम निकला था। अब जाहिर है हम इतनी लंबी बात तो यहाँ बता नहीं सकते, तो हम देख सकते हैं कि एवरेज पावर जो है वो आपकी रेक्टिफाइड वोल्टेज की एवरेज पावर और आपकी जो नॉन रेक्टिफाइड वोल्टेज है, यानी जो इनपुट थी, ये वाली जो एसी की इनपुट थी, उसकी एवरेज पावर सेम निकल रही है। तो फिर अब अगर एवरेज पावर सेम निकल रही है दोनों की, तो इसका मतलब है इनका पावर टाइम ग्राफ सेम है। यानी ये शॉर्टकट करके कहने के लिए हम कह रहे हैं यहाँ पे कि पावर टाइम ग्राफ जो है ना वो सेम है बोथ का। अदरवाइज़ हम ये भी कह सकते हैं कि एवरेज पावर एसी जो है वो सेम है बोथ के लिए, जो इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि उनका पावर का ग्राफ सेम है।